ये है कि जब से मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान का ज़िक्र हुआ अंदर, उसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का ज़िक्र हुआ, इसके साथ-साथ अल्लामा इकबाल साहब का ज़िक्र हुआ। उन चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन का ज़िक्र तो होना चाहिए। मैं पहला पॉइंट ये समझता हूँ, जैसे अल्लामा इकबाल ने भी अपनी जो एजुकेशन थी वो लंदन से फ़ारिग हुए और लंदन में ही उन्होंने रहकर अपनी पढ़ाई करी थी। ये माना जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान का और अल्लामा इकबाल की जो आइडियोलॉजीज़ थी वो काफ़ी मैच करती थी। मुसलमानों की कमज़ोरी क्या रही कि जिसकी वजह से वो इस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को सही यूटिलाइज़ नहीं कर पाए? तो उसके बारे में आप इसकी एनालाइज़ किया जाए, जो कि मुझे लगता है पर्सनली नहीं हो पा रहा है एज़ ऑफ नाउ। तो जैसे आपने इंस्टीट्यूशन की बात की, सर सैयद अहमद ख़ान ने एमएओ कॉलेज जो 1877 में फाउंड किया था, तो उस तरीके से और भी इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हो जाने चाहिए थे। वक्फ प्रॉपर्टी जो कि एक अच्छी रेंज में प्रॉपर्टी है, बहुत ही बड़ा एसेट है एक वक्फ बोर्ड का, इसीलिए गवर्नमेंट की नज़र भी उस पे है, नो डाउट। लेकिन जहाँ तक हमारा एक पर्सनल ओपिनियन है कि इस वक्त प्रॉपर्टी का किस मायने में यूटिलाइजेशन हुआ है अभी तक, वो खुद में एक इंट्रोस्पेक्शन की चीज़ है। उसको गौर व फिक्र किया जाए और उसको हमने कैसे यूटिलाइज़ किया है या कैसे उसको हमने इग्नोर किया है। उसकी जो एक्रूइंग बेनिफिट्स थे उसको कैसे हमने मिसमैनेज किया है। तो मुझे लगता है कि जो वक़्त प्रॉपर्टी है इसका अगर बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन देखा जाए तो एक जो आपने बोला कि इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करके हो सकता है, और मुझे भी लगता है कि वो वही बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन है। आर्टिकल 30 के तहत के माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक स्पेशल राइट दिया गया है और स्पेशल राइट ये है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को कायम कर सकते हैं। तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ क्यों इस फंडामेंटल राइट्स का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं और इतनी सारी वक्फ बोर्ड की जगह जो हमारे इंडिया में मौजूद हैं, जो खाली पड़ी हैं, जिनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हम आर्टिकल 30 को यूज़ करके हम मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दें ताकि जो वक्फ बोर्ड की जगह हैं उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सके और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट किया जा सके। कि और आर्टिकल 29 एंड 30 का आपने जो ज़िक्र किया, बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है जिसके लिए हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को 226 आर्टिकल में रीच कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये है कि जब से मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान का ज़िक्र हुआ अंदर, उसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का ज़िक्र हुआ, इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल साहब का ज़िक्र हुआ। उन चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन का ज़िक्र तो होना चाहिए। मैं पहला पॉइंट ये समझता हूँ, जैसे अल्लामा इकबाल ने भी अपनी जो एजुकेशन थी वो लंदन से फ़ारिग हुए और लंदन में ही उन्होंने रहकर अपनी पढ़ाई करी थी। ये माना जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान का और अल्लामा इकबाल की जो आइडियोलॉजीज़ थी वो काफ़ी मैच करती थी और उस दौर में ये दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा मतलब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में एजुकेशन की फ़ील्ड में रिफ़ॉर्मर्स के तौर पे जाने जाने जाते थे। लेकिन उसमें अल्लामा इकबाल ने लंदन में रहते हुए एक शेर लिखा था कि लंदन में भी न छूटे मुझसे आदाब सहर खेज़ी, यानी उनके जो आदाब थे, उनके यहाँ का कल्चर था, यहाँ का हेरिटेज था, वो उनसे वहाँ भी मिस नहीं हुआ। यानी एक जगह तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है और एक जगह थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है। थोड़ा-सा एक जगह लिबरलाइजेशन की बात हो रही है और थोड़ा-सा एक जगह कंज़र्वेटिव्ज़म पॉलिसी को अपहोल्ड करने की बात हो रही है। तो दोनों में जब तक बैलेंस नहीं आएगा, तब तक हम उस चीज़ तक नहीं पहुँच पाएँगे। पहली चीज़ ये। दूसरा आपका सवाल कि आर्टिकल 29 और 30 के तहत हम लोग उसको एंटरटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि जी, आर्टिकल 30 के तहत जो हमें एक फंडामेंटल राइट्स मिला है जी, कि हम अपने जो इस्लामिक तरीक़े के हिसाब से हम एक एजुकेशन सिस्टम को बना सकें। जी, जो हमारे सर सैयद अहमद अलैहिर्रहमा का मिशन था कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जी। तो उसके तहत हमारे पास 2-3 इदारे हैं। इसके अलावा इदारों को खोलने के लिए हम कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका क्या कारण देखिए, है? उसके लिए ये रीज़न है कि हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। एक तो सुन्नी के ट्रेडिशनल ब्रांचेज़ हैं, शिया की अलग ट्रेडिशनल ब्रांचेज़ हैं, जिसमें शिया की जो ब्रांचेज़ हैं, उसमें बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आज बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंस करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है? उनका ये रोल प्ले होना चाहिए, पाइवोटल उनका रोल ये प्ले होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में वो लोग आगे आएँ और अपना उसमें हिस्सा लें। तो ऐसे एजुकेशनल सिस्टम जैसे इस वक्त बोहरा कम्युनिटी है, बोहरा कम्युनिटी मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है एक्सपेंडिचर के तौर पे, एक्सपेंसेस के तौर पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावीजियस उनकी लाइफ है। तो उसमें जब जब तक वो लोग इस मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ को ध्यान नहीं देंगे, रादर देन कि वो थोड़ा सा प्रैग्मेटिक हों, उसके उसके ना होते हुए वो मतलब
मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे आपने कहा हम अपने इंस्टीट्यूट क्यों बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, 100 साल पहले यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन पा रही है। देखिए, एक यूनिवर्सिटी का प्रोसेस भी होता है, गवर्नमेंट से हमें, सेंट्रल और पार्लियामेंट से हमें एक एक्ट पास करके लाना पड़ता है, जो कि हमारे लीडर्स करते हैं। उन लीडर्स की कमी है। जब तक आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जब तक आप अपने लीडर्स को, मुस्लिम लीडर्स को पॉलिटिकली आगे नहीं लेकर आएंगे, वोट बैंक के ज़रिए आप लेकर आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारा पार्टिसिपेशन ना पार्लियामेंट में होगा, तब तक ना हमारा पार्टिसिपेशन स्टेट लेवल पर हो सकेगा, ना ही एजुकेशन फील्ड में, ना ही हेल्थ सेक्टर में, किसी भी चीज़ में हम लोग डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पाएगा। तो वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो मैं समझता हूँ आर्टिकल 29 30 को हम एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, वो यही है कि हमने जो है सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन अली जैसे लोगों की जो तहरीक थी उनको भुला दिया। हमारे पास, हमारे बड़ों के पास आज पैसा है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं सुन्नियों में भी और शियों में, जो कि अपना जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, वो एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए वो लोग खर्च कर रहे हैं रादर दैन कि एजुकेशन पे। जैसे कि अभी हमारा MSO है, वो डायरेक्टली जो है वो अलबरकात एक एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, और उसके जो उसके बानी हैं सैयद अमीन मियाँ बरकाती साहब और सैयद अमान मियाँ, जो बेहतरीन फाउंडेशन चला रहे हैं, जो कि ना सिर्फ दीनी मामले में आगे आकर के उनकी डायनेस्टी एजुकेशनल फील्ड में काम कर रही है, बल्कि इस वक्त वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं, और साथ साथ एक अलबरकात जैसे इंस्टीट्यूशन और एक MSO जैसे इंस्टीट्यूशन भी वो लोगों को फराहम करते चल रहे हैं। आपसे ये सवाल है कि जैसे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की बहुत बड़ी जायदाद है और बहुत बड़ा एसेट्स है, तो इसका सही यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है ताकि जो अभी जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अमेंडमेंट करने की, उसकी सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों गवर्नमेंट इसको अमेंड करना चाहती है, और मुसलमानों की कमज़ोरी क्या रही कि जिसकी वजह से वो इस वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को सही यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, तो उसके बारे में आप जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही प्रेसिंग इशू है इस टाइम पे अगर देखा जाए। और वक्फ बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टी इसलिए भी क्वेश्चन में है क्योंकि गवर्नमेंट अमेंडमेंट करना चाह रही है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 1995 का है, उसमें अभी अमेंडमेंट लाने के लिए बिल इंट्रोड्यूस हो गया, जिस पे भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को वो दे दिया गया था। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको सही मायने में, सही मीनिंग में कैसे यूटिलाइज़ किया जाए और उसको कैसे प्रॉपर तरीके से चैनलाइज़ किया जाए, जो कि मुझे लगता है पर्सनली नहीं हो पा रहा है एज़ ऑफ़ नाउ। तो जैसे आपने इंस्टीट्यूशन की बात की, सर सैयद अहमद ख़ान ने MAO कॉलेज जो 1877 में फाउंड किया था, तो उस तरीके से और भी इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हो जाने चाहिए थे। वक्फ प्रॉपर्टी जो कि एक अच्छी रेंज में प्रॉपर्टी है, बहुत ही बड़ा एसेट है एक वक्फ बोर्ड का, इसीलिए गवर्नमेंट की नज़र भी उस पे है, नो डाउट। लेकिन जहाँ तक हमारा एक पर्सनल ओपिनियन है कि इस वक्फ प्रॉपर्टी का किस मायने में यूटिलाइजेशन हुआ है अभी तक, वो ख़ुद में एक इंट्रोस्पेक्शन की चीज़ है। उसको गौर व फ़िक्र किया जाए और उसको हमने कैसे यूटिलाइज़ किया है या कैसे उसको हमने इग्नोर किया है, उसकी जो एक्रूइंग बेनिफिट्स थे उसको कैसे हमने मिसमैनेज किया है। तो मुझे लगता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है इसका अगर बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन देखा जाए, तो एक जो आपने बोला कि इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करके हो सकता है, और मुझे भी लगता है कि वो वही बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन है। सेकेंडली जो यूटिलाइजेशन मुझे लगता है वो ये लगता है वक्फ प्रॉपर्टी का कि उसका एक प्रॉपर डेटा वक्फ बोर्ड के पास तो है ही, उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए कि उससे जो बेनिफिट्स एक्रू हों वो कम्युनिटी के कॉज़ के लिए, और कॉज़ का जो सबसे एक अच्छा तरीका है कॉज़ प्रमोशन का, वो एजुकेशन है, नो डाउट। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमें मालूम है कि किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए उसकी को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला है एजुकेशन और हेल्थ, और उसको अच्छी जो है इकोनॉमिकल फाइनेंस के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। तो एजुकेशन, हेल्थ और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर हम ये 3 चीज़ प्रोवाइड करें तो वो कम्युनिटी बहुत ही आगे बढ़ सकती है। तो हमारे पास वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और इतने बड़े मसाजिद बोर्ड की इतनी सारी ज़मीन और इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल न करना, इसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर ये एक पकड़ के लिए है या क्या कारण है, क्या किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वो बताएं।
जी, जी, जो आपका क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस हो रहा है, उसका असल मकसद ये है कि मिसमैनेजमेंट हुँ, बाय द पार्ट ऑफ को रोका जा वक्फ सके। बोर्ड, या उनका कोई और मोटिव है। हुँ, देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट ने इस इंट्रोडक्शन ऑफ बिल की बात की है, तो वहाँ मिसमैनेजमेंट की बात अगर देखी जाए तो काफ़ी हद तक फेल होती है। हुँ, ना कहीं से भी साबित नहीं होती कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट था या वहाँ पे कुछ फेल्योर था वक्फ बोर्ड का। हुँ, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट बिल ला रही है, तो ये काफ़ी हद तक झूठ है, ये सच नहीं है। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी बेसिकली अभी आर्टिकल 30 का ज़िक्र हुआ था, तो वहाँ पे 2 माइनॉरिटीज़ की बात हुई है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। हुँ, तो ऑफ कोर्स मुस्लिम्स एक रिलीजियस माइनॉरिटी में फ़ॉल करते हैं इंडिया में। आर्टिकल 30 ये पूरी इजाज़त देता है कि जो भी माइनॉरिटी है, वेदर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी तरह की प्रॉपर्टीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करे, एस्टैब्लिश करे हुँ, ऑफ देयर ओन चॉइस। और जिसे अभी सर ने अंदर बताया कि ये जो फंडामेंटल राइट है एब्सोल्यूट है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल इवन आर्टिकल 19 जो कि बहुत ही लेकिन बेस्ट इसको स्कोर है। यूटिलाइज़ कैसे करें मैं आपको मुस्लिम बता रहा हूँ, मैं कम्युनिटी? बता रहा हूँ। जो अभी गवर्नमेंट वाले आंसर क्वेश्चन पे मैं आंसर दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें किस मकसद से हो रहा है। तो वो मकसद मैनेजमेंट का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंटरफेरेंस इंक्रोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ फेल्योर, एंड दैट इज़ आई डोंट थिंक इट इज़ अ बोना फाइड मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंडली, इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, तो आपको जैसे आपने बोला कि रिलीजियस श्राइन्स हैं, मॉस्क हैं और अदर पायस स्ट्रक्चर्स हैं, हुँ, तो वहाँ से भी बेनिफिट्स एक्रीव होते हैं, और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है वो सेकेंडरी चीज़ है ना। जैसे आपने बोला कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस पाइस इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे वो बंद पड़े हैं और लोग वहाँ पे मतलब इरिलीजियस बातें करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो वो गलत है, उसको इंट्रोस्पेक्ट किया जाए और चेक किया जाए।